वेलकम डियर स्टूडेंट्स। इससे पिछले वीडियो में हमने भारत में सिंचाई का जो प्रमुख साधन नहर है उसके बारे में अध्ययन किया था। आज हम भारत में सिंचाई का पार्ट 2 ले रहे हैं, जिसमें हम कुएं, नलकूप और तालाब के बारे में अध्ययन करेंगे। पहले हम लेते हैं कुएं तथा नलकूप क्या होते हैं, इनका सामान्य परिचय हम देखते हैं। फिर इनके लिए आवश्यक दशाएं देखेंगे, वितरण और फिर गुण दोष। चूँकि भूपृष्ठ के नीचे बहुत सारी जल राशि संचित है, उस जल राशि का प्रयोग कुओं और नलकूपों की सहायता से किया जाता है। हमारे देश में प्राचीन काल से ही सिंचाई के लिए और पेयजल प्राप्त करने के लिए कुओं का प्रयोग किया जाता है। धरातल पर भूमिगत जल स्तर तक एक छिद्र खोदकर एक छेद कर दिया जाता है और उससे जल प्राप्त किया जाता है, और वो होते हैं कुएं या नलकूप का रूप। देश के विभिन्न भागों में भूमिगत जल की मात्रा का उपयोग भिन्न भिन्न है। अधिकांश भाग में पर्याप्त भूमिगत जल उपलब्ध है, जिसका प्रयोग कुओं के द्वारा और नलकूपों द्वारा सिंचाई के लिए किया जाता है। जैसे कि पंजाब और हरियाणा है, उन्होंने अपने भूमिगत जल संसाधनों का बहुत अधिक उपयोग किया है। कुएं और नलकूप मिलकर आज वर्तमान समय में जो भारत की भूमि है उसके 63% से भी अधिक भाग को सिंचाई प्रदान करते हैं। कुएं, क्या अंतर होता है, क्या होते हैं कुएं, नलकूप से कैसे भिन्न होते हैं। कुओं से सिंचाई करना एक सस्ता और एक सुगम कार्य है। कुएं दो प्रकार के मान सकते हैं हम, एक कच्चे कुएं और पक्के कुएं। कच्चे कुएं क्या होते हैं, ये अस्थायी कुएं होते हैं और इनको उन प्रदेशों में खोदा जाता है जहाँ पर भूमिगत जल स्तर है वो बहुत ऊंचा होता है, बहुत गहरा नहीं होता, जो लगभग 3 से 5 मीटर की गहराई पर होता है। यहाँ पर ये कुएं आसानी से खोदे जा सकते हैं, परंतु वर्षा ऋतु में ये कच्चे होने के कारण ये गिर जाते हैं। जबकि पक्के कुएं क्या होते हैं, वो मजबूत होते हैं, वो मतलब अधिक समय तक चलने वाले होते हैं, ये अधिक गहराई तक खोदे जाते हैं, ये टिकाऊ होते हैं। ये पक्की ईंटों से चारों ओर मजबूती से बांध दिए जाते हैं। इनके निर्माण में धन भी अधिक लगता है और श्रम भी अधिक लगता है, परंतु ये स्थायी होने के कारण से लाभ भी अधिक होता है। इसलिए अधिकतर किसान होते हैं वो कच्चे कुएं की तुलना में पक्के कुएं बनाना ही पसंद करते हैं। कुओं से जो पानी है वो पहले ढेकुली, चरस, रहट इनकी सहायता से निकाला जाता था, लेकिन वर्तमान में बिजली का उपयोग करके मोटर की सहायता से कुओं से पानी निकाला जाता है। फिर भारत में 1950-51 में लगभग 50 लाख कुएं थे। अब इनकी संख्या 120 लाख से भी अधिक हो गई है। ये उन क्षेत्रों में खोदे जाते हैं जहाँ पर्याप्त भूमिगत जल उपलब्ध हो और मिट्टी कोमल हो, ताकि कुआं खोदने में कठिनाई अधिक न हो, क्योंकि मिट्टी कठोर होगी तो कुआं खोदने में कठिनाई होगी। तो इस समय देश का जो कुल सिंचित क्षेत्रफल है उसका 18% भाग है वो कुओं से सींचा जाता है। कुओं से सिंचाई सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में होती है। इसके बाद राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, गुजरात, बिहार, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, यहाँ पर भी कुओं से सिंचाई होती है और पेयजल के लिए कुओं का प्रयोग किया जाता है। फिर ट्यूबवेल्स, नलकूप, ये भी एक साधारण कुआं ही होता है। साधारण कुएं से इसमें अंतर केवल इतना होता है कि नलकूप से जो जल है वो अधिक गहराई से और नल की सहायता से निकाला जाता है, इसलिए इसको नलकूप कहते हैं। कूप मानी कुआं, तो ये भी है तो एक कुआं ही, लेकिन नल के द्वारा पानी को निकाला जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं नलकूप। जल प्राप्त करने के लिए बिजली की मोटर, डीजल के इंजन या फिर अन्य किसी शक्ति के स्रोत का या किसी विद्युत के स्रोत का प्रयोग किया जाता है। फिर नलकूप के द्वारा फसल सिंचाई के लिए जो आवश्यक दशाएं हैं वो हैं, नीचे देख रहे हैं हम। मतलब पहली है, भूमि के नीचे
पर्याप्त भूमिगत जल होना चाहिए, क्योंकि अगर जल ही नहीं होगा तो हम कुएं खोदकर क्या करेंगे, क्या फायदा होगा फिर उनका। दूसरा, भूमिगत जल का तल है वो बहुत अधिक गहरा नहीं होना चाहिए। बहुत अधिक गहरा होएगा तो कुआं खोदना हमारे लिए बहुत खर्चीला हो जाएगा, तो उससे लाभ उतना नहीं मिलेगा। फिर चूंकि नलकूप आजकल विद्युत की सहायता से, मोटर से पानी प्राप्त किया जाता है, तो जो विद्युत शक्ति है, चालक शक्ति है, वो डीजल हो या विद्युत हो, वो सस्ती होनी चाहिए ताकि अधिक खर्चा ना हो। मिट्टी भी पर्याप्त उपजाऊ होनी चाहिए ताकि नलकूप के निर्माण और जो चालक शक्ति है उस पर जो खर्चा किया गया है उसको अधिक उत्पादन से पूरा कर सकें। अब इनका वितरण हम देखें तो सबसे पहले नलकूपों का प्रयोग 1930 में गंगा के मैदान में किया गया था। 1951 तक भारत में केवल 2500 नलकूप थे, लेकिन केंद्र सरकार और राज्य सरकारों द्वारा किसान के कर्जे के रूप में नलकूप लगाने के लिए प्रोत्साहन दिया, जिससे हरित क्रांति को बल मिला। और अब देखें तो उनकी संख्या 50 लाख के आसपास हो चुकी है। कुओं द्वारा हम देख चुके हैं कि सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश में है, जहां पर भारत का जो कुओं द्वारा कुल सिंचित क्षेत्रफल है उसका लगभग 29% भाग पाया जाता है। इसके बाद राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, गुजरात हम पीछे देख चुके हैं कि इन राज्यों में भी कुओं और नलकूपों की सहायता से सिंचाई की जाती है। इनके अलावा महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, तमिलनाडु, कर्नाटक, इनमें भी सिंचाई के लिए कुओं का प्रयोग किया जाता है। परंतु यदि हम किसी राज्य की जो कुल सिंचित भूमि है उसमें कुओं द्वारा सिंचित भूमि का प्रतिशत देखें तो गुजरात सबसे आगे है, जहां पर 80% से भी अधिक भूमि है वो कुओं और नलकूपों के द्वारा सिंची जाती है। कर्नाटक और तमिलनाडु है, वहाँ पर तो बहुत आधी से भी कम सिंचित भूमि है वो कुओं के द्वारा सिंची जाती है। अब हम इस मानचित्र को पॉज करके हम देख सकते हैं कि भारत में कुओं और नलकूपों का वितरण किन किन राज्यों में, भारत के किस भाग में है और कहाँ अधिक है और कहाँ छितरा हुआ है। अब कुआं और नलकूप हैं, इनसे जो हम सिंचाई करते हैं, जल प्राप्त करते हैं, उसके कुछ गुण हैं और कुछ दोष हैं। तो पहले हम देखते हैं कि क्या क्या गुण हैं। गुण देखें, कुओं के निर्माण में नहर और तालाब तालाब बनाने होते हैं, उनकी तुलना में कम खर्चा होता है। कम खर्चा होने के कारण ये भारत के जो गरीब किसान हैं उनके लिए ये कुएं बनाना थोड़ा सुगम और उपयुक्त साधन है। फिर कुओं के जल में अनेक रासायनिक तत्व जैसे नाइट्रेट, क्लोराइड, सल्फेट, सोडा, ये सब घुले रहते हैं। जब ये तत्व कुएं के जल के साथ खेत में जाते हैं तो मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को बढ़ा देते हैं। उससे क्या होता है कि कृषि के उत्पादन में बढ़ोतरी होती है। फिर कुआं सिंचाई का एक स्वतंत्र साधन है। स्वतंत्र साधन मतलब कृषक खुद अपने खेत पे कुआं बना सकता है और अपने हिसाब से उसको संचालित करके अपने खेत को सींच सकता है। जबकि जैसे नहर वगैरह होते हैं, इनके लिए सरकार पर निर्भर रहना पड़ता है। नहरों द्वारा सिंचाई करने से जमीन है वो उसमें पानी अधिक भरने से रेह या जो ऊसर भूमि है वो पैदा होती है, जबकि कुओं द्वारा सिंचाई करने से ये भय नहीं रहता है। नहरों का जल अधिक दूर तक नहीं पहुंचाया जा सकता, क्योंकि अधिक जिधर ऊंचाई होगी उधर नहर को नहीं ले जा सकते। परंतु कुओं के द्वारा इस समस्या से पार पाया जा सकता है, क्योंकि कुआं तो कहीं भी खोदा जा सकता है। और नहरों द्वारा सिंचाई करने के लिए किसान को बार बार कर देना पड़ता है, और कुआं खोदने पर एक बार खर्चा होता है, उससे अधिक समय तक लाभ प्राप्त किया जा सकता है। तो ये थे कुओं और नलकूप द्वारा सिंचाई के गुण। अब कुओं और नलकूप द्वारा सिंचाई के जो अवगुण हैं, डीमेरिट्स हैं, वो हम देखते हैं। सबसे पहले तो हम देखें कि कुआं केवल सिंचित क्षेत्रफल को ही सिंचाई प्रदान कर सकता है।
कच्चा कुआं लगभग 1 से 1.5 हेक्टेयर और पक्का कुआं 6 से 8 हेक्टेयर भूमि है उसी को सींच सकता है। अगर अधिक भूमि सिंचाई के लिए उपलब्ध हो तो उसको कुएं या नलकूप के द्वारा हम सिंचाई नहीं कर सकते। लगातार अधिक जल निकालने से कभी कभी कुएं सूख जाते हैं और सिंचाई के लिए उपयुक्त नहीं रहते, तो जो उस पर खर्चा किया गया वो व्यर्थ चला जाता है। फिर कुओं और नलकूपों द्वारा सिंचाई करने में परिश्रम अधिक लगता है और ये सिंचाई केवल उन्हीं फसलों के लिए उपयुक्त है जिससे किसान को अधिक आर्थिक लाभ हो, जैसे गेहूँ, कपास, गन्ना आदि। सूखे की स्थिति में भूमिगत जल नीचा हो जाता है और कुएं सूख जाते हैं। तो इस प्रकार जल की जब सबसे अधिक आवश्यकता होती है, जब सूखा होता है, तो उस टाइम ये साथ नहीं देते हैं। कुछ वर्षों के बाद पक्के कुएं भी क्या होते हैं, अपक्षय के कारण नष्ट हो जाते हैं। फिर नलकूप हैं वो दूर दूर से भूमिगत जल खींच लेते हैं। इससे भूमि सूख जाती है और उसके उपजाऊपन को नुकसान होता है, उसके अनुपजाऊ होने का भय बना रहता है। बहुत से इलाकों में भूमिगत जल है वो खारा होता है। इस वजह से वहाँ पर जो कुएं खोदे गए हैं उनसे अगर खेतों को सींच दें तो उन खेतों की मिट्टी है वो उर्वरा शक्ति खो देती है, वो लवणीय क्षारीय बन जाती है। पश्चिमी राजस्थान है, पंजाब, हरियाणा, उसके दक्षिणी पश्चिमी भाग, इन भागों में जो भूमिगत जल प्राय खारा होता है, तो यहाँ पर कुओं का प्रयोग सिंचाई के लिए नहीं किया जा सकता। तो इस प्रकार ये थे कुओं और नलकूपों के दोष। अगला है हमारा तालाब द्वारा सिंचाई। सिंचाई का साधन तीसरा, तालाब। तालाब क्या है कि तालाब भूमि का वह निम्न भाग है जिसमें वर्षा का जल भर जाता है, तो उसको कहते हैं तालाब। ये दो प्रकार के होते हैं, एक तो प्राकृतिक और एक कृत्रिम। प्राकृतिक तालाब तो अपने आप बनते हैं, जो प्राकृतिक रूप से ही चारों ओर से ऊंचे स्थानों से घिरे हुए होते हैं। जबकि कृत्रिम तालाब होता है उसको मनुष्य गड्ढे खोदकर बांध बनाकर उनका निर्माण करता है। जो भारत के तालाब हैं उन वो अधिकांश रूप से दक्षिणी पठारी भाग में पाए जाते हैं। इसका एक मुख्य कारण है वो क्या है कि यहाँ पर जो प्राचीन कठोर चट्टानें हैं उनसे निर्मित ऊबड़ खाबड़ धरातल है। तो ऊबड़ खाबड़ धरातल में नहरें और कुएं खोदना तो संभव है नहीं, इस वजह से वो ऑप्शन तो हमारा समाप्त हो जाता है। फिर जो ज़मीन है वो कठोर है, कठोर दक्षिणी जो भाग है, दक्षिणी पठारी भाग, वहाँ पर कठोर ज़मीन होने के कारण चट्टानें अप्रवेश्य होती हैं। वहाँ पर जल रिस कर नीचे नहीं जा सकता है, जल अवशोषित नहीं होता है। तो फिर इस वजह से यहाँ पर तालाब बनाना अधिक सुगम हो जाता है, जल तालाब में बहुत लंबे समय तक उपलब्ध रहता है। तो इस प्रकार से जो दक्षिणी पठारी भाग है वहाँ तालाब अधिक संख्या में पाए जाते हैं। फिर इनका तालाबों का अगर हम भौगोलिक वितरण देखें कि कहाँ कहाँ पर तालाबों से सिंचाई होती है। तालाबों द्वारा भारत में लगभग 22 लाख हेक्टेयर भूमि है वो सींची जाती है, उसकी सिंचाई की जाती है। धीरे धीरे तालाबों द्वारा सिंचाई का प्रतिशत है वो कम होता जा रहा है। इसका मुख्य कारण क्या है कि कुओं द्वारा सिंचाई में वृद्धि हो रही है और नहरें भी निकाली जा रही हैं। इसके अतिरिक्त तालाबों द्वारा कुल सिंचित भूमि है उसमें भी कमी आई है। फिर तालाबों का वितरण देखें कि ये राजस्थान, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, पश्चिमी बंगाल, महाराष्ट्र, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और राजस्थान के भी कुछ भाग हैं वहाँ पर वितरित हैं, वहाँ पर तालाबों से सिंचाई की जाती है। ये जो हमारा मानचित्र है, इस मानचित्र में हम भारत में तालाबों का वितरण देख सकते हैं कि अधिकांश वितरण है, अधिकांश तालाब दक्षिणी भाग या पठारी भाग में ही पाए जाते हैं। फिर तालाबों द्वारा सिंचाई के कुछ गुण और दोष भी हैं। गुणों में हम देखें तो तालाबों में दक्षिणी भारत में जो तालाब बनाने होते हैं वहाँ पर इतना अधिक व्यय नहीं होता है इनके निर्माण में।
फिर जो कृत्रिम तालाब होते हैं उनके निर्माण पर तो वे बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि ये तो तीन तीन या चारों ओर से ऊंची भूमि द्वारा प्राकृतिक रूप से घिरे हुए होते हैं। तो इस प्रकार से इनके निर्माण में वे कम होता है जहाँ पर उपयुक्त परिस्थितियाँ पाई जाती हैं। फिर ये तालाब हैं वह प्रायः कठोर चट्टानी इलाकों में स्थित होते हैं, जिससे ये जल्दी नष्ट नहीं होते। एक बार बना लेने के बाद कई लंबे समय तक इनसे काम लिया जा सकता है। इनमें मत्स्य उत्पादन भी किया जा सकता है, जिससे कि अतिरिक्त आय होती है और भोजन की समस्या और पोषण की समस्या है उसको हल करने में भी सहायता मिलती है। तो ये थे तालाबों द्वारा सिंचाई के गुण। फिर तालाबों द्वारा सिंचाई के अवगुण देखें तो बहुत से तालाब जब वर्षा कम होती है तो सूख जाते हैं। तो सूख जाने के कारण जब वर्षा कम होती है उसी टाइम जब सिंचाई की आवश्यकता होती है तो ये सिंचाई कार्य में बाधा उत्पन्न कर देते हैं। फिर तालाबों में क्या होता है, प्रतिवर्ष वर्षा के साथ जो जल आता है उसमें बड़ी मात्रा में अवसाद आता है। अवसाद आने के कारण इनकी गहराई कम हो जाती है और जल ग्रहण करने की क्षमता है वो घट जाती है। इसलिए तालाबों की समय समय पर सफाई करनी पड़ती है। सफाई करने के लिए फिर उन पर खर्चा करना पड़ता है। फिर कुओं की भांति तालाबों से भी क्या है कि एक सीमित क्षेत्रफल है उसको ही हम सिंचाई प्रदान कर सकते हैं। अगला इसका अवगुण है कि पथरीली भूमि पर तालाब से खेतों तक जल पहुंचाने का कार्य बहुत कठिन होता है, क्योंकि ऊबड़ खाबड़ जहाँ पर धरातल होता है वहाँ पर ढाल एक समान नहीं होने के कारण कठिनाई पैदा होती है। तो ये था कुओं और नलकूपों द्वारा सिंचाई और तालाबों द्वारा भारत में सिंचाई। थैंक यू।